दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इन्वायरमेंट का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के आगे के पोर्शन को आगे के टॉपिक को डिस्कस समझेंगे। पहले लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पढ़ा था और उसमें सिलेबस भी देखा था। उसके साथ जो उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का जो वेटेज है, किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब डिस्कस किया था। पहला वीडियो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था। पहले वीडियो में भी थोड़ा सा जो लेक्चर थे, उस सब्जेक्ट थे, उसको डिस्कस किया था और डिस्कस करते करते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक उसको समझाया था। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इस वीडियो में बायोम्स हम स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल बायोम का डिफिनेशन वगैरह देखा था, क्या मीनिंग है बायोम का एक्चुअली, को डिस्कस किया था। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम देखेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, फिर जो उसके आगे टॉप आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और जो बच्चे इन्वायरमेंट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, मीडियम के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो आसान भाषा में इन्वायरमेंट समझाना काफ़ी एक तरह से एक तो ये होता है कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है और इतना क्लिष्ट होता है कि उसको आसान भाषा में समझाना बहुत मुश्किल, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके, तो आपके आसपास के इंसिडेंट वगैरह उससे रिलेट करके इसको समझाया जाए। तो जितना शेयर करेंगे तो नए बच्चों को एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग इसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है। टॉपिक डिस्कस, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि बायोस्फीयर आपको समझाया था। बायोस्फीयर हम डिस्कस किए थे और बायोस्फीयर बताए थे कि आपको ये पृथ्वी का वह पार्ट है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम तीन चीज चाहिए होता है। पहला क्या होता है कि आपको जल चाहिए, फिर आपको वायु चाहिए, उसके बाद आपको लैंड चाहिए। आपको बताया था कि ये जहाँ पर तीनों चीज मिल जाएगा, वहां पर ही बायोस्फीयर एग्जिस्ट करेगा, यानी वही लाइफ एग्जिस्ट करेगा। एटमॉस्फेयर से आपको बताया था कि एयर मिलता है, फिर लिथोस्फीयर से आपको बताया था लैंड मिलता है, और उसके बाद क्या बच गया? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, उसके बाद बच जाता है हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर से आपको बताया था वाटर मिलता है। यानी पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलता हो, यानी जहाँ पर जल भी मिलता हो, वायु भी मिलता हो और लैंड भी मिलता हो, वहीं पर जीवन एग्जिस्ट करता है और वही एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। लेकिन बायोम आपको बताया था कि बायोम क्या है? बायोम बायोस्फीयर का वह पार्ट है। होता क्या है कि बायोस्फीयर बहुत लार्ज स्केल में होता है, पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बायोस्फीयर में ही आ जाता है। तो पृथ्वी के अधिकांश हिस्से में जो अलग अलग लैंड पोर्शन है, अलग अलग जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, उसकी करेक्टरिस्टिक अलग है, विशेषताएं अलग है, गुण अलग है। तो जो समान गुण वाले जितने एरिया है, सबको मिला देंगे, वो बायोम बनाता है। क्या बताया था? बायोस्फीयर का वह एरिया में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाला जितना एरिया है, सभी एरिया को मिला दीजिए, तो बन जाता है आपका बायोम। बहुत आसान है। बायोस्फीयर का वह पार्ट जहाँ पर समान गुण पाया जाता है, समान विशेषताएं पाई जाती है, सभी विशेषताएं वालों पार्ट को, अगर एरिया को अगर एक साथ क्लब कर दिया जाए, एक साथ मिक्सअप कर दिया जाए, तो जो एरिया बनेगा, जो पोर्शन बनेगा, वही बायोम कहलाता है। तो बायोम और बायोस्फीयर में अंतर समझ लिए। बायोस्फीयर बहुत लार्ज स्केल हो जाएगा, बायोस्फीयर क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है, इसका छोटा सा पार्ट आपका बायोम होगा। इतना तक तो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसको बहुत इजीली समझ भी चुके। आज हमको डिस्कस करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बायोम है ना, बायोम एक्चुअली में है क्या, उस पर टाइप्स डिस्कस नहीं किया। पृथ्वी पर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स वाले एरिया को मिलाएंगे तो बायोम बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे बायोम एग्जिस्ट करते हैं। इन जो मेजर बायोम है, जो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है बायोस्फीयर पर, वो डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम डिस्कस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद सवाना, फिर उसके बाद मरीन है आपका, फिर ये डिजर्ट बायोम है, टेम्परल फॉरेस्ट बायोम है, फ्रेश वाटर बायोम हो, फिर उसके बाद ये ग्रासलैंड वाला बायोम हो गया, फिर उसके बाद बोरियल फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी जो बात जो एक तरह से आगे डिस्कस करेंगे, तो हम ट्रॉपिकल वाला डिस्कस करेंगे, सवाना डिस्कस करेंगे और टुंड्रा डिस्कस करेंगे। बच गया आपका ग्रासलैंड, डिजर्ट, टेम्परल, बोरियल, फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम। तो जब हम इकोसिस्टम के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम का टाइप्स भी देखना है, एक फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम।
एक्योटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये सारे जितने बचे हुए बायोम है वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा रिलेशन उसका जुड़ता है। फिलहाल के लिए हम अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना और टुंड्रा तीन ही डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे जिसका जहाँ पर लिंक होगा वहीं पर उसको, अभी क्या होता है ये पोर्शन बच्चे बहुत इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा वेटेज नहीं देते। टीचर वगैरह सब भी इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाता है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि लगभग हर साल ये से क्वेश्चन आता है। और 10 7 8 क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट वाला है उसको उठा के अभी इस वीडियो में डिस्कस कर ही रहे हैं, उसको समझाएंगे कैसे उसको बनाया जा सकता है। मैंने पहले ही समझाया था कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट देता है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी भाषा से, आसान तरीके से, आसान लॉजिकल गेस से आप उसको बना सकते हो। कटने का स्कोप नहीं है, तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको पता है पृथ्वी पर कहाँ एग्जिस्ट करता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है वो इक्वेटोरियल वाला जो रीजन होता है, तो 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, उसी के जो बीच में जो लैंडस्केप है वहीं पर वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो रेड वाला जो है वो रेन फॉरेस्ट। और यही तो आपका, अगर ये मान लीजिए ये 0 डिग्री एटीट्यूड है, क्या हो गया, यह इसी रीजन में इसके 10 डिग्री नॉर्थ और इसके 10 डिग्री साउथ रीजन में ये पोर्शन जो है, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो इसी रीजन में हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। देख रहे हैं, अगर हम किस किस कंट्री में है, ये आपका ब्राजील है, लैटिन अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में ब्राजील में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये अफ्रीका का एरिया है, फिर ये आपका जापान वगैरह इधर इस साइड जो पड़ जाता है, इधर पड़ता है वो, पड़ता है एशिया में, कुछ एरिया एशिया में है, कुछ अफ्रीका में है, कुछ साउथ अमेरिका में है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अभी मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, अब देखिए ये जो फीचर्स है इसका है, क्या है, सबसे पहले हम इसका पोजीशन है जो जो एग्जिस्ट जो एरिया में करता हूँ पोजीशन देखते हैं। आपको पता है कि ये 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है। ये इसका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, अक्षांशीय स्थिति। 0 डिग्री 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वाला जो स्लिप बनता है, जो स्ट्रिप बनता है, वो वहां पर वो एग्जिस्ट करता है ट्रॉपिकल। और इसको हिंदी में तो जानते हैं आप, कटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं, कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये उसके लिए है कि उस कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रन फॉरेस्ट उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो लैटिट्यूड पोजीशन क्या होगा, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखा जाए, आप ज्योग्राफी में देखिए ये जो पोर्शन है, जो जो वेजिटेशन है, जो ट्रॉपिकल एरिया वगैरह सब जो भी आप बायोम वगैरह पढ़ते हैं, बायोम से लिंक हो रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो हम फॉरेस्ट वाला टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब वहाँ पर ज्योग्राफी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें लिंक अप करता है, इसलिए वहाँ पढ़ना ज़्यादा सुटेबल होता है। इसलिए बहुत बच्चे बायोम वाला जो पोर्शन होता है उसमें आता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको इन्वायरमेंट से भी लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो मेन मेन पोर्शन है, जो मेन मेन बायोम है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं, जो बच जाएगा उस टॉपिक में वो आएगा वहीं डिस्कस करके उसको समझ लेंगे। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमेशा यहाँ पर 35 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर वाला एरिया है ये, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और अगर वर्षा की बात करें, वर्षा को बोलते हैं, वर्षा की बात करें तो हर साल 175 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होती है। और यहाँ वर्ष भर मतलब पूरे साल, हर साल बारिश, सालों भर यहाँ पर बारिश होता रहता है।
कि टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर वगैरह सब जो क्लाउड वगैरह होता है वो जल्दी फॉर्म करता है, इसलिए हर साल यहाँ बारिश होती है। बारिश भी हल्का-फुल्का नहीं, बारिश भी बहुत घना बारिश होता है, बहुत लार्ज स्केल। तो लैटीट्यूड पोजीशन भी देख लिया कि 0 डिग्री से 10 से नॉर्थ और साउथ में होगा। टेम्परेचर 35 से 40 बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वर्षा 175 से 200 सेंटीमीटर है और ये बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा में शामिल हो जाता है। एक और विशेषता है सॉइल। आपको पता है कि यहाँ का जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है मतलब इसमें पोषण तत्वों का अभाव है। अब देखिए, आप सवाल उठता है पोषक तत्वों का अभाव कैसे है? देखिए, आप ऐसे समझिए, ये आपका लैंड का एरिया और बारिश यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे बारिश हो रहा है और ये खनिज पदार्थ सब है। अब देखिए, होता क्या है कि जो जमीन पर जो पोषक तत्व वहाँ पर विद्यमान होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो वगैरह होते हैं, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ज़्यादा ज़्यादा बारिश होगा तो पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पानी की फ्लो की वजह से ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लैंड पर स्टे नहीं करता, रुकता नहीं है, बल्कि वो आपको निच्छालित होके टीचिंग प्रोसेस से वो जमीन के अंदर चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। इसीलिए ऊपर वाला जो लैंड होता है वो उत्पादकता उसकी घट जाता है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहता। वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहता ही नहीं, क्योंकि बारिश ज़्यादा मात्रा में होगा। तो बारिश बहुत मात्रा में होगा तो बारिश वहाँ पर जो पानी होता है वो जमा हो जाता है। पानी धीरे-धीरे रिसते-रिसते वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो अपने साथ पोषक को भी ज़मीन के नीचे ले जाता है। ये सब ज़मीन के नीचे बहुत अधिक नीचे चला जाता है, चला जाता है और ज़मीन के नीचे चला जाता है और इस प्रोसेस को जो मिनरल्स वगैरह है वर्षा पानी के सहारे ज़मीन के नीचे चला गया, अधिक गहराई में चला जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग, मतलब इसको बोलते हैं निच्छालन। निच्छालन यानी लीचिंग। क्या पहला तीसरा विशेष चौथा विशेषता क्या हो गया? सॉइल की जो पोषक तत्व की मात्रा है, जो सॉइल की गुणवत्ता होती है, बहुत कम होता है। वर्षा बहुत अधिक होता है, तो वर्षा की वजह से न्यूट्रिएंट्स मिनरल चला जाता है। एक और विशेषता है और जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो पानी इसमें जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो पेड़ जो टाइप्स होते हैं वो एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स टाइप के पेड़-पौधे होते हैं। पेड़-पौधे भी एग्ज़िस्ट करते हैं। मतलब एक टाइप होता है, करता है। अब सवाल होता है कि एपीफाइट्स टाइप के पेड़-पौधे क्या होते हैं? आप जो अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में विज़िट करते होंगे तो आप देखते होंगे तो बहुत अधिक घना जंगल होता है, उसमें लताएँ होती है। लता का क्या काम होता है? वो ज़मीन पर नहीं उगता, क्योंकि उस ज़मीन पर उगने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। इसलिए वो एडेप्टेशन उसका एक फीचर्स हो जाता है डेवलप कि वो पेड़ पे ही उगता है। पेड़ के जो टहनी वगैरह मोटे-मोटे टहनी होते हैं उसमें वो लपेटते हुए वो एग्ज़िस्ट करता है और ग्रो करता रहता है। जैसे देखिए ये सब, देख रहे हैं? ये सब तना है। एपीफाइट्स टाइप के ही प्लांट्स हैं। तो इस टहनी को मोटे ये टहनी है। देख रहे हैं? पेड़ के सहारे ही ये ऊपर बढ़ रहा है। पेड़ के सहारे ही ऊपर बढ़ रहा है। ये ज़मीन पर नहीं है। यानी इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट्स टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ज़मीन पर नहीं उगता, पेड़ पर ही, पेड़ की जो टहनी होती है उसके सहारे वो मूव करते हुए वो एग्ज़िस्ट करता है। यानी पेड़ का सपोर्ट उसको चाहिए होता है। उसका अपना स्ट्रेंथ एरिया उतना नहीं होता। शरीर में उस जो पेड़ की जो टहनी होती है उसमें बहुत मजबूती नहीं होता है। तो सपोर्ट के लिए खाना-पाना के लिए भी, खाने-पीने पेड़ के सहारे होता है। यानी एपीफाइट्स प्लांट्स क्या है? अगर एक लाइन में बोले, का एग्जिस्टेंस अन्य पेड़ पर होता है और उसके सहारे वो आगे बढ़ता है या उसका विकास होता है। जितने भी ये सब प्लांट्स हैं, ये सब बहुत सपोर्ट के सहारे अब हम अब अपने आसपास के जीवन में देखें तो लताएं वगैरह सब होती है, लता वगैरह सब नहीं दिखते जो बहुत जंगल में होते हैं, पेड़ के सहारे वो उग गया। कोई आप अगर देखते होंगे तो जैसे एक और पेड़ मुझे याद नहीं आ रहा, तरह लता बनाते हुए ऊपर से exist करता है। हम लोग गाँव में भी देखते हैं, नाम उसका भूल रहा हूँ। तो ये इसकी विशेषता होती है। घना जंगल होता है, चूँकि जंगल बहुत घना होता है, इसीलिए वो पेड़ के सहारे ही वो उगता है। ज़मीन का उस पे। और एक चीज़ आप गौर करते होंगे इसकी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो इसमें क्या है कि लंबा-लंबा ये सब जो है पेड़ है। काश जो है काफ़ी मोटा है और काफ़ी लंबाई के साथ वो ऊँचे के साथ ऊपर उठ रहा है। इसमें क्या होता है कि चूँकि डेंस एरिया बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट वगैरह है काफ़ी घना है, देख रहे हैं? बहुत घना है इसमें।
हाईली डेंस होते हैं। हाईली डेंस होते हैं यानी एक साथ सटे हुए हैं। सटे होने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे के जो पौधे हैं, नीचे के जो पेड़ पौधे हैं, उसको जो सूर्य की रोशनी होती है वो मिल नहीं पाता, क्योंकि पूरा घना रहता है, तो अंधेरा वहां छा जाता है। यहाँ की पेड़ों में एक विशेषता देखी जाती है, पेड़ जितने भी पेड़ है वो आपस में फाइट करते रहते हैं, वो ऊपर की ओर उठते रहते हैं ताकि उसकी मिल सके। का जो रोशनी मिलेगा उसी से तो प्रकाश संश्लेषण पूरा कर पाएगा और वो भोजन को बना सकता है। इसलिए जितना भी पेड़ यहाँ पर होता है, इसीलिए ज्यादा लंबाई के साथ आगे बढ़ता है, ज्यादा लंबा लंबा पेड़ होता है। कि रोशनी के लिए कंपटीशन कर रहे हो। देख रहे हैं जितना ये पेड़ सब है, देख रहे हैं ये सब बहुत लंबा जा रहा है, तो बहुत लंबा। ये कंपटीशन ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों पेड़ और ये पेड़ आपस में कंपटीशन कर रहा है ताकि कुछ सूर्य ज्यादा मिल सके। तो इसका एक ये फीचर्स भी होता है, ठीक है? पेड़ों में कंपटीशन कंपटीशन दिखता है। कंपटीशन किस बात का? ताकि इसको सनलाइट मिल, ये भी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो कुल हम 5-6 विशेषता इसको डिस्कस। और एक और विशेषता यहाँ पर ये होता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो हाईली डेंस होता है, बहुत घना होता है, और काफी जो पेड़ पौधे होती है उसकी बहुत ज्यादा होता है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। काटने के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब वहां से काट के कहीं ले जाना, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बीमारी वगैरह सब भी यहाँ पर बहुत डेवलप करता है, बहुत विकसित। इसलिए ये इलाका बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर डेवलपमेंट की जो फैसिलिटी आगे बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं पाया। यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत एक तरह से प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सेटलमेंट बहुत नहीं हो पाता, बिजनेस वगैरह नहीं लगा सकते। आपको बताना कि ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत दिक्कत, पेड़ पौधे की जो कटाई है उसको लुमड़िंग लुमड़िंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना मोटा पेड़ होता है, ट्रांसपोर्ट करना, काटना, फिर उस वहाँ पर एक तरह से मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। और जो आदमी वगैरह सब वहाँ रहते हैं, से ज़्यादा वहाँ पर देखा जाता है, तो चिड़चिड़ाहट, काफ़ी गर्मी में चिड़चिड़ापन, उस बीमारी वगैरह से पड़ने बढ़ने की बहुत शंका रहती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, मॉइस्चर भी वगैरह बहुत काफ़ी होता है। विशेषता हम समझ लिए। पहला विशेषता क्या देखें कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट, टेम्परेचर 35 से 40 हो गया। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर होता है। अगला विशेषता देखा कि यहाँ पे एपीफाइट्स प्लांट्स पाए जाते हैं, तो पेड़ के सहारे वो उगता है। अगला विशेषता ये होता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं तो वो आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं ताकि सूर्य प्राप्त कर सके और उसे भोजन बना सके। और अगला विशेषता इसके आगे देखा, लास्ट विशेषता वो था, यहाँ पर जो पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। पिछड़ापन इसलिए है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट कंडीशन ऐसा नहीं है यहाँ पर सेटलमेंट वगैरह ठीक से वगैरह तो ठीक से, ठीक है। ये मूलतः इसके कारण है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम अब देखते हैं सवाना। सवाना भी ट्रॉपिकल से कुछ अलग नहीं है। अब देखिए, मैप में अगर आपको दिखाऊं, देखिए आपने देखा रेड वाला जितना एरिया है वो ट्रॉपिकल है। उसके बाद ये पिंक वाला, ये वाला जो एरिया है, यानी देख रहे हैं ट्रॉपिकल से ठीक ऊपर है सवाना। सवाना ट्रॉपिकल में डिफरेंस बस इतना है कि ट्रॉपिकल एरिया में वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा था, सवाना में मध्यम किस्म का बारिश होता है, वहाँ पर मॉडरेट बारिश होता है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है, हर चीज वहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मॉडरेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट वगैरह है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्लाइमेट ऐसा अनुकूलन है यहाँ पर कि आदमी सेटलमेंट वगैरह सब एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत मध्यम किस्म का है, बारिश भी मध्यम किस्म का होता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं उगते, यहाँ पर घास उगता है। और इसकी एक विशेषता है, घास तो आपको दिखेगा ही हाईली डेंस एरिया में, कुछ कुछ जगह पर बहुत डिस्टेंस पर आपको पेड़ पौधा भी दिखेगा। देख रहे हैं, मेजरली ये घास दिख रहा है, घास एरिया है, लेकिन कहीं कहीं पेड़ भी दिख रहा है, ये पेड़। और पेड़ में देख रहे हैं वो बहुत डेंस नहीं है, बहुत क्लोज नहीं है, बहुत डिस्टेंस पे है। कहीं ये पेड़ दिख रहा है, कहीं पर वो दिख रहा है, कहीं पर वो दिख रहा है, बहुत अलग अलग दिख रहा है। और उसका रीजन क्या है? रीजन बस इतना ही है कि यहाँ पर टेम्परेचर मध्यम किस्म का है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस तरह की विशेषता सवाना बायोम में पाया जाता है। सवाना बायोम का लोकेशन भी देख लिए। सवाना बायोम का अगर लैटिट्यूड हम बनाए, लैटिट्यूड क्या है, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक तो आप देखें इक्वेटोरियल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। 10 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ माना जाता है, ये आपका सवाना बायोम एग्जिस्ट, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ठीक ऊपर सवाना स्टार्ट हो जाता है, सवाना आपको मिलना शुरू हो जाता है। सवाना बायोम में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे बहुत एग्जिस्ट, ग्रासलैंड बहुत ज्यादा, पेड़ पौधे थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है।
अब हो जाता है टुंड्रा। टुंड्रा बायो में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बारिश भी कम होता है, इसलिए वहाँ बर्फबारी वगैरह सब हो जाता है। टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठंडा प्रदेश हो गया, इसलिए वहाँ पर बहुत ही अधिक ठंडा हो जाता है। और ट्रॉपिकल टुंड्रा बायोम का अगर लोकेशन देखेंगे, रेड वाला ट्रॉपिकल था, वाला आपका सवाना था, और इधर ये वायलेट वाला जो एरिया है वाला सब, ये है आपका टुंड्रा बायोम। ठीक है। और चूंकि ये क्या है, बहुत नॉर्दर्न एरिया में है, बहुत ऊपर में है, आर्कटिक रीजन में दिखाई पड़ता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह सब बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम हो गया, यानी बारिश जो होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए यहाँ भी सेटलमेंट उस हिसाब से नहीं दिखाई पड़ता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा बहुत होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स, बहुत ज़्यादा वहाँ पर घर वगैरह दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा रीजन का आपको देखा ना, ये है बर्फ वगैरह सब इस तरह से छोटे मात्रा में, जहाँ पर थोड़ा बहुत धूप मिलता है वहाँ पर ये घास वगैरह, ये उसका वहाँ पर फॉरेस्ट है। इस तरह से फॉरेस्ट नहीं बोल सकते, ग्रासलैंड है छोटे जो एग्जिस्ट करते हैं, टुंड्रा रीजन में होगी। ठीक है। यहाँ भी सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं है, आदमी रहते हैं लेकिन उतना मात्रा में नहीं रहते, नॉर्मल रीजन में जहाँ किस्म सवाना हो गया वहाँ पर उस तरह से नहीं दिखाई क्लाइमेट कंडीशन यहाँ। तो हमने ट्रॉपिकल देख लिया, सवाना देख लिया, टुंड्रा देख लिया, बच गया है ग्रासलैंड, डिजर्ट, टैगा। अब जितने भी बायोम बचे हैं तो हम इकोसिस्टम के टाइप्स में, जब चैप्टर ही डिस्कस करना है हमको, क्रिस्टल इकोसिस्टम, बाद अगला डिस्कस करना है एक्वेटिक इकोसिस्टम, वहां पर ये सब फिर से आएगा, और वहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बचे हुए। अभी जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अभी आपको मैंने बता दिया ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषता आपको याद है, सब चीज समझा दिया। अब देखिए उसी विशेषता से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन माना जाता है, बहुत टफ पीटी, टफ प्रीलिम्स था। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या है, कह रहा है कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फ्रेंड्स। अभी आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत हो, और बारिश बहुत होता है यानी पानी का जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लैंड पर जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो पानी के साथ बहते हुए नीचे चला जाता है, जमीन पर रुक ही नहीं, तो जमीन पर कमी दिखाई पड़ती है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अब देखिए इसलिए पहला क्या हो गया, पहला गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए पहला गलत किस में है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट केवल इसी में, बाकी किसी, पहला गलत इसी में दिख रहा है, इसलिए डी आंसर हो गया, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। कह रहा है द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होता है पता ही है, मॉइस्चर भी हाई होता है, मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल कंपेयर्स क्विक। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो मॉइस्चर भी होता है, और अभी आपको बताया था कि वहाँ पर तरह की वजह से, तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं। लेकिन अगर ये नहीं भी पता था तो केवल इन्फॉर्मेशन पता था, उसी से क्वेश्चन बना, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर रिच नहीं होते बल्कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आंसर आ गया। देखिए ये है आपका, पिछला वाला क्वेश्चन था 23 का था, ये वाला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है। कह रहा है कि लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम्स, result soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plants forms that reach up into the canopy, especially by climbing the trees of growing as epiphytes. Epiphytes, हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ दिखाई पड़ रहा है फाइट्स। चलो ये नोटिस कर लिया। ऑन द अपर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, फाइट्स का भाई भी बता रहा है, ब्रांच होते हैं वो किसी पर एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी भी डिस्कस किया। अब कह रहा है दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, कह रहा है ये डिस्क्रिप्शन, ये विशेषता ऑलरेडी बता दिया, और बता रहा है कि ये विशेषता किसका है। अभी आपको बताया था कि एपीफाइट्स टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्जली एग्जिस्ट करता है। अगर इतना ही ध्यान, आपको ये फीचर्स ध्यान है तो आंसर क्या आ गया, ट्रॉपिकल, ये नहीं होगा। 2021 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक एरिया है वो क्लियर है, तो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है।
बच्चे क्या होते हैं, करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना सबसे आसान होता है। देख रहे हैं 23 में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा, 21 में भी पूछा। अब पीछे से जाएंगे तो 21 को बेस बनाइए, तो 21 में अगर कोई पढ़ा होता ठीक से, 23 में ये क्वेश्चन आसानी से बना सकता था, पहला वाला। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को ही तो बोलते हैं ट्रॉपिकल। इक्वेटोरियल को ही तो इक्वेटर बोला था ना कि 0 डिग्री, यानी उसके आसपास, के आसपास तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। बेसिक है। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टॉल, देखा था लंबा, क्लोजली सेट ट्रीज, देखा था कि लंबा लंबा ट्रीज हाँ बिल्कुल क्लोज है, सटा सटा आपस में सटा हुआ है। ग्राउंड्स फॉर्म इन फॉर्मिंग कंटिन्यूअस कैनोपी, अभी आपको देखा कि पेड़ पौधे की लंबाई बहुत ज्यादा है और आपस में बहुत डेंसली, बहुत just है, सटा हुआ है। हिंदी में ही पढ़िए तो कह रहा है कि लंबे बारीकी से लगे पेड़ों के मुकुट, सतत छत्र छाया। आपको बताया था कि पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचाई में जाता है और वहां पर वो इस तरह से डेवलप करता है ताकि सूर्य जा ही नहीं पाता है। इसलिए तो जो नीचे बगल का जो पेड़ होता है उसको रोशनी, वो भी फाइट्स करता है, वो भी कंपटीशन कर रहा होता है कि हम भी उसी ऊंचाई पर आगे बढ़े, लंबाई के साथ आगे बढ़े ताकि सूर्य, ऐसा तो बताया था, तो ये सही है। आगे है कि बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व, देखिए अब इस चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बारिश भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो स्पेसीज डाइवर्सिटी, ये भी उसका विशेषता। तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि एपीफाइट्स की कई किस्मों, एपीफाइट्स तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का तो है ही, का तो सही है। देखिए दूसरा मैंने आपको नहीं बताया था, मान लीजिए दूसरा आपको नहीं पता, पहला श्योर थे, तीसरा श्योर, पहला तीसरा सी है, लेकिन दूसरा अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करेंगे कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा भी पढ़ना होता है कि स्पेसीज डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है, अनुकूल कंडीशन वहाँ पर डेवलप, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी ठीक ठीक ठाक मात्रा में होता है, तो बहुत डेवलप। आंसर क्या आ गया इसका, तो भी देखेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये सारा, एक ही टॉपिक को पकड़ लिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसी से हर साल क्वेश्चन, हर दूसरे साल तो रिपीट रहती है। कह रहा इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी शायद 2000, कह रहा इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज, कह रहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मैं रिमूव कर दी, डज नॉट जनरेट क्विक एज कम्पेयर टू ए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। बढ़िया, कह रहा यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में जल्दी से पुनर्जीवित नहीं होता। क्या है, क्योंकि बता रहा है, कह रहा है एक बार पेड़ पौधे को हटा दिया, तुरंत डेवलप नहीं होता, तुरंत डेवलप नहीं होता, इसका रीजन क्या है, मुख्य रीजन को पकड़ना है। पहला कह रहा है कि फाइल, पहला रीजन है द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन, ये तो होता ही है, लेकिन इस वजह से हो रहा है कि नहीं, पहले वाला देख लेते हैं। कह रहा है प्रोपोगल्स ऑफ द ट्री फॉरेस्ट है एबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं, द रेन फॉरेस्ट स्पेसीज आर स्लो ग्रोइंग, ऐसा भी हमने, कह रहा है एक्जोटिक स्प्रेड द रिटाइल फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट, हमने ये भी कुछ, हमने इस चारों में तीनों तो पढ़ा ही नहीं था, केवल ये पढ़ा था कि द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, और मुख्य रीजन यही है। एक बार चूंकि पेड़ पौधों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जमीन होती है, उसका पत्ता बहुत जरूरी है, और अगर जमीन में पोषक तत्व नहीं पाया जा रहा है, पौधा वहाँ क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, पहला सही हो गया। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट है, इसी वजह से जो एक बार पेड़ पौधे काट दिया जाता, दोबारा उगने में टाइम लगता है। आंसर क्या, वर्षा वन की मिट्टी में पोषक कमी होती, कमी होती, ठीक है। देख लिए एक बायोम से, बायोम का भी एक टॉपिक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम से लगभग लगभग हर तीसरे साल दूसरे साल क्वेश्चन, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन क्रक्स है जो मेजर क्वेश्चन जिससे आते हैं उस एरिया को पहचानिए, और प्रीवियस एनालिसिस करने के लिए ये सबसे बड़ा एक तरह से मोटिव, अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, आप इजिली मेन मेन टॉपिक को पकड़ पाएंगे। तो डिस्कस कर लिए, बायोम के टाइप्स भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मतलब क्या है कि जो एक इकोसिस्टम है उसमें चीजें एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअली में है क्या। देखिए आपको मैं बताया था, ये है इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम को उठाते हैं। अब एक इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, पेड़ भी है, ये वगैरह सब भी है,
वगैरह भी है, लेकिन उसके साथ साथ पानी भी कर रहा है, लैंड भी है। फिर अगर वर्षा होगा, वर्षा भी दिखाई पड़ेगा, फिर टेम्परेचर भी है, एयर भी दिखाई पड़ेगा, सब चीज है। सब मिल के तो इकोसिस्टम बना है ना। अगर सब मिल के ही तो इकोसिस्टम बना है, तो हमको इसी पे डिस्कस करना है। जो इस घटक है, जो इसके कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, वो एक्चुअली में है क्या। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें टाइप के इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, और एक जिसमें नहीं है, जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान जीवन नहीं है उसको ही बोलते हैं, अगर अपनी आसान भाषा में। जिसमें जान है तो कौन कौन है, जिसमें जीवन है, जैसे ये पेड़ हो गया, क्या हो गया, ये भी चिड़िया हो गया, फिर ये भी कोई, ये भी जान है। एक ये मछली हो गई, इसमें भी जान है। तो जिसमें भी जान है उसको इंग्लिश से बोलते हैं लिविंग थिंग्स। में जीवन है यानी लिविंग थिंग्स। और ऐसे देखो, ऐसे कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। में जान है, जीवन है, बोलते हैं कंपोनेंट बायोटिक। अब देखिए एक चीज और है, इसमें जीवन नहीं है, जैसे टेम्परेचर हो गया, इसमें जान नहीं है। एयर है, इसमें क्या जीवन होगा, जीवन ही नहीं। जमीन जैसे है, लैंड है, ये भी निर्जीव किस्म की। जो रोशनी है, जो लाइट है, ये भी निर्जीव किस्म। तो जिसमें जान नहीं है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग का ही कंपोनेंट, जो उसका आगे अगला डिस्क्रिप्शन होता है, बायोटिक है। आपको कंपोनेंट्स ऑफ, ये आपको पढ़ना तो हिंदी में। घटक समझ रहे हैं ना, मतलब उस एरिया में कौन कौन सी चीज मिल रही है, वो घटक ही बोलते, कंपोनेंट्स बोलते। देखिए ये दो टाइप्स के मैंने आपको समझा। एक जिसमें मन है, यानी जान है, में जीवन यानी जान। जिसमें जीवन है उसको बोलते हैं, और लिविंग थिंग्स को ही क्लासिफिकेशन होता है बायोटिक, है जैविक। जैविक, जैविक नाम से भी स्पष्ट है, जैविक घटक, यानी इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स। और जैविक को ही बोलते हैं जिसमें जीवन है, जीवन नहीं है, बोला जाता है नॉन लिविंग। तो इन्वायरमेंट की भाषा में बोलेंगे ये बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट। और हिंदी और जैविक, क्या समझ ले क्लासिफिकेशन। ये एक हो गया बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, हो गया बायोटिक कंपोनेंट। और एक हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। यही दो टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम में। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के दो टाइप्स यही होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक में कौन शामिल हो जाएगा, जैसे मछली है, पेड़ है, पौधे हैं, आदमी है, जानवर है, जंतु है, जो भी जीवन एग्जिस्ट करता है उसी को में रहने वाली चीज बायोटिक कंपोनेंट में शामिल हो जाएगा। और जिसमें जान नहीं है, जैसे आपका जैसे आपका वायु हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, जो जल है उसमें, फिर उसके बाद जो जमीन है उसको देखिए, उसमें जीवन तो नहीं है, ये सब शामिल हो जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों को मिला देंगे, तभी तो वो इकोसिस्टम का जो एरिया होगा जिसमें रहने वाली चीज होगी, तभी वो उसमें शामिल हो जाता है। तो यही डिस्कस कर, देख रहे हैं। परितंत्र के जो घटक है, परितंत्र के जो घटक है वो दो टाइप के हैं, अजैविक बोले थे, बायोटिक कंपोनेंट। एक है जैविक कंपोनेंट्स, बोले थे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए अजैविक, जैविक, ये भी अगला क्लासिफिकेशन। अजैविक घटक में वो शामिल है जिसमें जान नहीं है। एक क्लासिफिकेशन होता है भौतिक, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ, एक होता है कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में कौन शामिल हो जाएगा, भौतिक फिजिकल फैक्टर में कौन शामिल हो जाएगा, टेम्परेचर है, तो वर्षा है, तो लाइट्स है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब शामिल हो जाता है भौतिक कारक में।
इनऑर्गेनिक पदार्थ है, मैटर है, उसमें कौन शामिल हो जाएगा? तो जल, जन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन शामिल हो जाता है अकार्बनिक पदार्थ में। और जो कार्बनिक पदार्थ है ये कौन हो गए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। है? तो ये अजैविक कार्य के 3 टाइप्स हो गए। और तीनों टाइप्स में जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें देख रहे हैं, तो एक ही चीज ध्यान रखिए कि ये नॉन लिविंग थिंग, और ये सारा चीज क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल हो गया। अगला है बायोटिक कंपोनेंट। ये है जीव जंतु जिसमें जान है। और देखिए जिसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं वो टाइप्स के होते हैं। इन टाइप्स के कौन होते हैं? अगर आपको मैं दिखाऊं, बायोटिक कंपोनेंट है, यानी जैविक घटक। जैविक घटक मतलब जान है, टाइप्स के होते हैं। टाइप्स के कौन कौन होते हैं? देखिए एक होता है आपका, आप ऐसे समझिए कि जो भी जीव जंतु एग्जिस्ट करता है वो हम कैटेगराइज कर दिए 3 टाइप्स में। एक पहला होता है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब ऐसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाता है। जैसे पेड़ है, पेड़ अपना खाना खुद बनाता है, और आप पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो भोजन बनाता है खुद से और उसको ग्रहण करता है, उसी के भरोसे वो जीवन यापन करता है। यानी जो खाना अपना खुद बनाता है, खाना बनाता है, तो बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ही बोला जाता है ऑटोट्रफ्स। ऑटो ऑटोट्रफ यानी स्वपोषी। देख रहे नाम में है स्वपोषी, यानी स्व मतलब स्वयं, और पोषी मतलब पोषण, यानी अपना पोषण स्वयं कर रहा है, तो स्वपोषी बोलते हैं। और ऐसे बोला जाता है प्रोड्यूसर, उत्पादकता, उत्पादक, यानी जो अपना खाना खुद बना पा रहा है तो प्रोड्यूसर बोलते हैं उसको। स्वपोषी यानी ऑटोट्रफ्स भी बोलते हैं। एक कैटेगरी हो गया ये। दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, यानी जो भोजन को बनाता नहीं है बल्कि उपभोग करता है। जैसे इंसान हो गया, इंसान अपना भोजन नहीं बनाता। जैसे वो बनाना एक अलग चीज है, खाना तो और जैसे चावल है, गेहूं है, ये सब है। अब गेहूं, सब तो गेहूं वगैरह तो अब आदमी खुद नहीं बनाता, वो तो पेड़ पौधा से निकालता है, पेड़ पौधा उसको तैयार करता है। इंसान अपना खाना खुद नहीं बनाता है, जो खाना ऑलरेडी चावल गेहूं ये सब है तो उससे मिलता है, उसी एक तरह से फ्राई वगैरह करके बनाता है। इंसान जो है वो उपभोक्ता है। ठीक है। जैसे लायन हो गया, लायन अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो किसी पक्षी को, जानवर को खा लेता है और उसी जीवन यापन करता है। ठीक है। यानी जो खाना पर हिंदी में क्या बोलते हैं? एक होता है डीकम्पोजर। कंपोजर बोलते हैं अपघटक। जैसे देखिए जीवाणु, जीवाणु हो गया, फंगस हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब जैसे कोई जानवर मर गया तो जो सड़ा हुआ जो जानवर है धीरे धीरे सड़ता रहता है। सड़ता ऐसे तो नहीं रहता, उसमें वायरस, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है उसको फैलाता है, सड़ाता रहता है। वो उसको प्रोसेस करता रहता है और अपना वहां से भोजन। ठीक है। तो उसमें शामिल हो जाता है डिकम्पोजर, यानी अपघटक। वायरस जितने बैक्टीरिया वगैरह सब है, फंगस वगैरह है, वो डिकम्पोजर में शामिल होता है। वो बोलते हैं सेप्रोफैट। ये जो कैटेगराइजेशन हमने किया, ये बायोलॉजी में आप डिटेल से पढ़ते हैं, यहाँ पर डिटेल में भी पढ़ाया जाता है। एनवायरमेंट में बहुत इसका रोल नहीं है, थोड़ा बहुत जीव जंतु के क्लासिफिकेशन में रोल, इतना रोल है जितना काम चलेगा, जितना पढ़ के वहीं इसमें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल। इस पोर्शन से क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछा। क्वेश्चन यूपीएससी में एनवायरमेंट से जो पूछता है वो और जैसे पूछता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। केवल समझने के लिए आपको समझाया था, आप समझ लिए। जो जीव जंतु है, बायोटिक कंपोनेंट है, वो भी 3 टाइप है। उत्पादकता, उत्पादक जैसे हरे पौधे। दूसरा है उपभोक्ता, इसी को कंज्यूमर, जंतु, जानवर वगैरह हो गया। एक होता है अपघटक, डिकम्पोजर, जैसे सड़ा गला पदार्थ को यहाँ पर जो जीवाणु वगैरह काम करता है, क्लासिफिकेशन।
तो अगर देखना है कि 5 मेजर एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मतलब अजैविक जिसमें जान नहीं है। पहला हो गया वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर। 5 अगर आपको बायोटिक फैक्टर देखना है, जैसे प्रोड्यूसर जो उत्पादक है, जैसे क्या हो, खाना खुद बनाता है। पहला है कंज्यूमर, भुग करता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। जैसे टाइगर है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो जानवर को मार के खा ले। जैसे ये खाना खुद नहीं बनाता, कीड़े मकोड़े खाता है, कुत्ता है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये इंसान है, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट के लाके उसको गला पचा के। और अगला होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जैसे जीवाणु वगैरह सब, फंगस हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया। तब क्या होता है, जो भी आदमी जैसे जो भी जानवर वगैरह मर जाता है तो सराहता रहता है, कंपोज होता रहता है, वहां पर जो बैक्टीरिया वगैरह सब खाता पीता है। अब है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए अंतर समझिए, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो था कंपोनेंट। कंपोनेंट्स टाइप्स में अंतर समझिए। कंपोनेंट होता है तो एक इकोसिस्टम है, उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज है वो अलग अलग कर दिया, यानी कंपोनेंट के घटक। और टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं, एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, डिफरेंट टाइप्स के भी इकोसिस्टम हो सकते हैं। टाइप्स इसमें तो इन्वायरमेंट में दो टाइप्स का टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला पड़ता है बोलते हैं जलीय परि, और दूसरा पड़ता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बोलते हैं परितंत्र। एक्वेटिक जो जलीय परितंत्र होते हैं वो भी अगला दो टाइप्स के होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर को बोलते हैं स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, और मरीन जैसे जो समुद्र वाला होता है, बोला जाता है। तो भी दो है, एक है स्वच्छ जल वाला इकोसिस्टम, खारे जल वाला इकोसिस्टम। तो आगे तो क्लासिफिकेशन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो स्थलीय परितंत्र, वो भी चार टाइप्स के, एक है फॉरेस्ट, अगला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगला है माउंटेन इकोसिस्टम, अगला है डिजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है ना, इसमें ऑलरेडी आ ही गया। अभी केवल टाइप समझने के लिए यहाँ पर डिस्कस किया। आगे हमारा एक अलग से चैप्टर ही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वहां पर जो इस चैप्टर है, जो भी कंपोनेंट है, जो भी सब टॉपिक्स है, वहां पर डिटेल्स में discuss। अभी फ्लो में आगे बढ़ाना था। कंपोनेंट समझ लिए, टाइप समझ लिए। जैसे देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, जमीन पर बैठा हुआ है, चलिए ये जमीन क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये मछली पानी में है, जल में है, ये मछली के लिए इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अभी दो टाइप्स आपको बताया। एक टर्म है जिसको पढ़ना है, ये बहुत, टर्म क्या है, इकोटोन, और अगला है एज इफेक्ट। दोनों को समझ, देखिए इकोटोन को समझ। इकोटोन और कुछ नहीं, मान लीजिए एक इको और एक दूसरा इकोसिस्टम है। हम्म, एक इकोसिस्टम ए है, एक इकोसिस्टम बी है। दोनों का जो कॉमन एरिया है, जो दोनों का जो ट्रांजिशन एरिया है, क्या है, वो बोलते हैं इको। यानी एक लाइन में अगर बोला जाए तो इकोटोन और कुछ नहीं है, वो इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन एरिया है उसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन बोलते हैं इंग्लिश, समझ लिए। यानी कोई एक इकोसिस्टम है ए और एक इकोसिस्टम है बी, दोनों का जो, दोनों जहां पर मिलेगा, दोनों का जो ट्रांजिशन एरिया, दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, एरिया को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, तो ये हो गया इकोटोन। जैसे आपको समझना है, अंतर समझिए, तो देखिए ये है आपका इकोटोन को समझाने के लिए। तो देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ तक गया है, जमीन वाला जो पार्ट है, और यहाँ से ये समुद्र की स्टार्ट हो गई, यहाँ से इसको, ये है, और ये वाला एरिया क्या है, ये है जल, यानी जलीय परितंत्र और स्थलीय, ये जलीय स्थलीय परितंत्र और वो जलीय परितंत्र। अब देखिए दोनों का जो एक एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह है कॉमन एरिया। यहाँ लैंड भी है और यहाँ पर जलीय भी है।
जलीय परितंत्र, दोनों मिल रहा है। तो इस दोनों का जोन ऑफ जंक्शन, दोनों का जो ट्रांजिशन जोन है, इसी जोन को बोलते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंग्रोव। मैंग्रोव आपको पता है कि जो जमीन वाला एरिया है और पानी वाला एरिया जहां दोनों मिलता है वहीं पर एग्जिस्ट करता है, ये होता है, ये है मैंग्रोव। मैंग्रोव पेड़ पौधा का एक टाइप है, देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर इधर से लैंड भी है। लैंड और पानी जहाँ पर मिल रहा है वहीं पर तो ये मैंग्रोव वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलते हैं इकोटोन जोन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। इकोटोन वाला एरिया में ही मैंग्रोव कर सकता है, जल की विशेषता भी चाहिए होती है और पानी की भी कहीं पर वो करता है, उग पाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो ट्रांजिशन एरिया है जहाँ पर दोनों जो इकोटिक सिस्टम है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यहाँ पर मिल रहा है, तो इस एरिया में क्या होता है, एग्जिस्ट करती है और इसकी भी एग्जिस्ट करती है। और कोशिश किया जाता है दोनों तरफ से, यहाँ पर जमीन वाला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो कोशिश करेगा कि यहाँ पर मेरी विशेषता ज़्यादा एग्जिस्ट करे, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम वो कोशिश करेगा यहाँ पर मेरा विशेषता ज़्यादा एग्जिस्ट करे, ज़्यादा डोमिनेट करे, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ टेंशन। हमेशा टेंशन में रहता है ये, दोनों तरफ से फाइट होता है, यहाँ भी फाइट, इधर से भी फाइट होता है, इधर से भी फाइट होता है कि हमारा जो विशेषता है वो ज़्यादा डोमिनेंट, ये दोनों की विशेषता यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ये टेंशन बना रहता है, ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, डोमिनेंट करेंगे, तो इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोला। और एक चीज गौर किया कि जल का भी विशेषता यहाँ पर है और स्थल की भी विशेषता यहाँ पर है, दोनों क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेसिस जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जीव जीव जंतु की जो है वो बहुत करता है, और जो जंतु बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है उसकी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए आपको अगर देखना है इकोटोन कैसे हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे वन बहुत ज़्यादा घना जंगल वहाँ से स्टार्ट, फिर उसके बाद ग्रासलैंड स्टार्ट हो गया, दोनों का जो जो कॉमन पॉइंट होगा, दोनों का जो ट्रांजिशन जोन होगा, यहाँ से फॉरेस्ट, यहाँ से ग्रासलैंड एरिया को बोलते हैं, उनका ये अपना एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पर एग्जिस्ट करता है उस, ये जंगल है, फॉरेस्ट है, यहाँ से यहाँ तक फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ से लेके घास है, ये वाला घास घास वाला एरिया फॉरेस्ट है, घास परितंत्र है, और दोनों वहाँ पर मिल रहा है, ये वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पर दोनों की विशेषता ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा, और चूंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा इसलिए इस विशेषता में यहाँ पर जो प्रभाव पाया जाता है उसको बोलते हैं, देख नहीं रहा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये घास एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर होगा डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा होगा, इस इफेक्ट को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, है यहाँ पर इतने, यहाँ पर इतने, दोनों का जो कॉमन एरिया है ये हो गया इको, यहाँ पर दोनों इस इकोसिस्टम की भी विशेषता है और इसी को यहाँ विशेषता है, इसलिए यहाँ फेवरेबल कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अनुकूल हो गया, इसलिए यहाँ पर स्पीशीज का डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता विविधता बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और इस इफेक्ट को एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट और कुछ नहीं है कि इकोटोन रीजन में दोनों क्लाइमेट कंडीशन के आपस में मिलने से जीव जंतु की विविधताएं बढ़ जाती है, बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इकोटोन रीजन से एक क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन है 2000, क्वेश्चन है इन द हिमालयन रेंज स्पेसीज वेरी रिच स्पेसीज, यानी स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, और स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, और अभी बताया था कि स्पेसीज डाइवर्सिटी वही एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर दो सिस्टम बस में, तभी तो इफेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कह रहा कि द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, वन अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट फॉर दिस फेनोमेना, कह रहा इट इज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जरेंट वेजिटेशन ग्रोथ, हाई रेनफॉल है लेकिन इस वजह से हो नहीं पड़ता, कह रहा इट इज कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिक
कह रहे कॉन्फ्लुएंस नहीं पढ़िए, कह रहे यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, मतलब मिल रहा है वहां पर, जोन ऑफ जंक्शन है, ट्रांजिशन जोन है, और ट्रांजिशन जोन में ही स्पेसिस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अभी आपको समझाते हैं क्या हो गया आंसर। बहुत आसान है ये। अब एक कॉन्सेप्ट हमको देखना है, हैबिटाट और नीचे। ये भी अभी चूंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो जो भी मेन मेन टर्म है उसको डिस्कस करके समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए फ्लो फ्लो में ये चल रहा है। अभी ये पहला चैप्टर अभी स्टार्ट है, नीचे जैसे ही खत्म होगा तो हमारा पहला यूनिट लगभग लगभग जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसी में डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट उसके। अभी हैबिटाट और नीचे में क्या अंतर है आपको देखा। देखिए हैबिटाट के बारे में तो आप बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, क्या मतलब होता है आवास। हैबिटाट और कुछ नहीं है जहाँ पर कोई जंतु वास करता है, वो हो गया हैबिटाट। यानी सिंपल है कि जहाँ पर कोई जीव जंतु निवास करता है वो उसके लिए आवास हो गया। लेकिन निश्चय बहुत अलग होता है। ये क्या होता है, निश्चय होता है कि देखिए एक होता है आदमी घर में रहता है, तो मान लीजिए कि आपका राम का घर है, राम का घर है लेकिन उस घर में राम भी रहता है, फादर भी रहते हैं, तो आदमी मिल एक घर में रहते हैं। तीनों के लिए ये क्या हो गया हैबिटाट। लेकिन तीनों का अपना एरिया होगा। मम्मी मान लीजिए किचन में खाना बना रही है, पिताजी है वो ड्राइंग रूम में, राम है वो टीवी देख रहा है। लेकिन एक ही घर में देख रहे हैं तीनों अलग अलग काम कर रहा है। जहाँ पर जो काम करते वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर रह रहा है, वही उसका फंक्शनल रोल को दिखाता है। यानी ये अगर आवास है, टाट है, तो इस हैबिटाट में राम का फंक्शनल रोल यहाँ पर अलग है, यहाँ पर है, का फंक्शनल स्पेस यहाँ पर है फादर का, मम्मी का फंक्शनल स्पेस यहाँ पर है। यानी इस तीनों का जो नीचे, इसी को नीचे बोलते हैं। नीचे मतलब क्या हो गया, आवास में किसी जीव जंतु का जो फंक्शनल स्पेस है, जहाँ पर वो कुछ कर रहा है, स्पेस उस जीव जंतु के लिए नीचे हो गया, यानी निकेत हो गया। आप अंदर समझिए, एक ही घर में व्यक्ति रह रहा है लेकिन तीनों व्यक्ति का जो नीचे है फंक्शनल स्पेस है अलग है। राम है यहाँ पर है टीवी देख रहा है, फादर यहाँ पर ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रहा है, जो माता है वह किचन में खाना बना रही है। तीनों का फंक्शनल स्पेस अलग है, और इसी फंक्शनल स्पेस को ही हम नीचे बोलते हैं। क्या हो गया, अंतर समझ लिए। अंतर क्या हो गया, हैबिटाट और में, हैबिटाट मतलब आवास, आवास मतलब जहां पर वो रहता है, जहां पर कोई जीव जंतु रहता है। लेकिन जो नीचे है, निषेध बोलते हैं, जो नीचे है वो बताता है फंक्शनल स्पेस। केवल रहता नहीं है बल्कि जहां पर वो कुछ कर रहा है, इस एरिया में कुछ कर रहा है वाला एरिया, यानी यही फंक्शनल स्पेस होगा, यहीं पर इसका बोल सकते हैं कि यही इसका निकेत होगा। ठीक है? एक चीज आपने देखा, ये जो डायग्राम आपको समझाया है कि एक ही घर में रहते हुए राम का, माता का, उसके पिताजी का है जो नीचे अलग है, फंक्शनल स्पेस है वो अलग है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राम और फादर का जो नीचे है वो दोनों अलग है, मदर और फादर का जो नीचे है वो अलग है। इसलिए कहा जाता है कि दो जीव जंतु का नीचे एक नहीं हो सकता। समझेंगे, तो बोल सकते हैं कि दो जंतु का एक नहीं हो सकता, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तभी वो नीचे करेगा। और एग्जाम्पल आपको मैं, पेड़ है, पेड़ है, होता है, 3 प्रजाति इस पेड़ पर रहता है, एक हनी बी मधुमक्खी, एक घड़ी, तीनों इस पेड़ पर रह रहा है। लेकिन तीनों के लिए अगर आवास देखें तो सेम ही है। लेकिन तोता क्या कर रहा है, तोता रिप्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा कर, तो उसका फंक्शनल स्पेस अलग हो गया। तो मधुमक्खी है वो यानी खाना बना रही है, मधुमक्खी मधुमक्खी के लिए खाना फंक्शनल स्पेस हो गया वो।
गिलहरी है, वो भी जो बीज वगैरह है उसको छीन रही है, खा के नीचे गिरा रहा है। यहाँ से पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है, पेड़ उग रहा है, उसका फंक्शनल स्पेस अलग हो गया। तो हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर बच्चे पैदा कर रहा है, जो मधुमक्खी है यहाँ पर खाना बना रही है, गिलहरी है यहाँ पर एक तरह से वो जर्मिनेट यानी गिरा रहा है, यहाँ पर पौधे कर रहा है। देख ना, ये पेड़ ही अगर हम तीनों के लिए बोले तो बोल सकते हैं कि पेड़ जो है तीनों के लिए फंक्शन जो स्टार्ट हो गया, अविष्य आवास हो गया, लेकिन तीनों का निश्चय अलग है। पैरोट यहाँ पर है, मधुमक्खी यहाँ पर है, गिलहरी यहाँ का जो निश्चय है अलग अलग है। इसलिए अगला विशेष, आवास भले सेम हो लेकिन सेम नहीं हो सकता, अलग अलग है। क्वेश्चन कर लेते हैं, which one of the following terms describe not only the physical space occupied by or organism but also its functional role। देख रहे हैं फंक्शनल रोल के लिए आपको बताया था, फिजिकल स्पेस के साथ साथ उसका फंक्शनल स्पेस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह हमारा दूसरा लेक्चर था। आगे जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।